बात कर रहे हैं बेटा हम चैप्टर इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक स्टेज है। क्या है? स्टेज ऑफ रिएक्शन। पूरी रिएक्शन नहीं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ये एक रिएक्शन है, ये, तो इसमें से ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर का पॉइंट, कोई एक पॉइंट इक्विलिब्रियम है। ठीक बात है सार्थक? सही है। तो मैं तेरे से पूछूं इक्विलिब्रियम क्या है, तो तू कहेगा भैया एक स्टेज है। क्या है? एक स्टेज। अच्छा, इससे पहले भी रिएक्शन चल रही थी, इसके बाद भी रिएक्शन होगी। ठीक बात गलत बात? सही है। ठीक है, अब बात सुनो और समझो। इससे पहले रिएक्शन आगे की तरफ जा रही थी इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, इसके बाद रिएक्शन वापस आएगी इक्विलिब्रियम को दोबारा अचीव करने के लिए। ये बात ठीक है गलत है? ठीक है। अब मैंने तेरे से इक्विलिब्रियम पूछा। इक्विलिब्रियम रिएक्शन की एक स्टेज है जिसमें आपको इक्विलिब्रियम दिखता है, फॉरवर्ड रिएक्शन दिखती है, बैकवर्ड रिएक्शन दिखती है। ठीक बात? ठीक। सर अब हाँ जी बेटा। सर इक्विलिब्रियम की दो पोजीशन हो सकती है कहीं? किसी एक रिएक्शन के लिए हाँ, अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो। क्या चेंज कर दिया जाए? उसकी कंडीशंस चेंज कर दी जाए। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन के लिए, किसी एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम की एक ही स्टेज होगी। अब बता। ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। अब मैं तेरे से पूछता हूं कि इक्विलिब्रियम क्या सब रिएक्शंस में हो सकता है या इसकी कोई कंडीशन है? तो इसकी कंडीशंस में कुछ बातें आती है। सिस्टम क्लोज होना चाहिए, जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। याद रहेगा? यस सर। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होनी चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक बात? यस सर। मेरी बात सुनो, हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर ली, हमने बात कर ली रिवर्सिबल रिएक्शन की और सिस्टम क्लोज की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किस चीज की? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। मतलब हम रिएक्टेंट से बना सकते हैं प्रोडक्ट, और बिना किसी कंडीशन को चेंज करे वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, आगे जाने को बोलते हैं फॉरवर्ड, वापस आने को बोलते हैं बैकवर्ड। फिर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद बात करी रेट की। रेट का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। ये बात ठीक है? यस सर। यस सर। किसी चीज को टाइम से डिवाइड करो आपको रेट मिल जाएगा। फिर मैंने आपसे बात करी फिजिकल क्वांटिटीज की। कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज? जिस पे रिएक्शन डिपेंड करती है, जैसे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। वॉल्यूम, हाँ, कंसंट्रेशन की ही बात करें तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, दोबारा देख। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम सर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब कुछ बातें देखो। कंसंट्रेशन, जिसे आप मोलैरिटी भी कह सकते हो, मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखा सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मोलैरिटी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? सॉल्यूट सॉल्वेंट वाले केस के लिए। कंसंट्रेशन किसी के लिए भी हो सकती है, ये बाइनरी केस के लिए मोलैरिटी। इसकी यूनिट क्या बनेगी? मोल पर लीटर। ठीक बात? यस सर।
कैपिटल एम से भी इसकी यूनिट दिखाई जाती है। कई बार बच्चे कहते हैं भैया एग्जाम में कैपिटल एम आया तो उसका क्या मतलब, वो यूनिट है इसकी। अब बारी आती है टेम्परेचर की। अब अगर आपसे टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कांस्टेंट होने चाहिए, तभी आप लगा सकते हो इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर सकते हो। टेम्परेचर, प्रेशर, कोई कैटलिस्ट, ये सब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज आपके काम आएगी। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आ गया। कल केटीजी वाली क्लास में भी इसकी बात की थी, तो कोई नई बात नहीं है। ठीक बात? यस सर। ठीक है। तो मैंने आपसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करी, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी। अब एक बार रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। जो बच्चे 12th वाले बच्चे हैं, उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप इसको देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में कोई चीज रेट नाम की चीज होती है, उसको देखो। हम यहाँ पर एक रिएक्शन को बहुत देखेंगे, हमने एक बेसिक रिएक्शन बना ली। तो ये छोटे ए बी सी डी क्या है, इनकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। कोई बताएगा? शाबाश, क्या है ये? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये हिस्सा जो है आपका, ये रिएक्टेंट का है और साइड वाला प्रोडक्ट का। ये बात ठीक है? यस सर। फिर मैंने आपसे बात करी रेट किसका निकालूं, टाइम से किसको डिवाइड करूं। तो मैं निकालूंगा रेट कंसंट्रेशन का। किसका? बोलो। कंसंट्रेशन। अब बार बार कंसंट्रेशन को सी लिखूं? नहीं, मैंने कहा भाई अब ऊपर तो सी एक रिएजेंट का नाम है प्रोडक्ट में, तो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से दिखा दिया। कंसंट्रेशन को किससे दिखा दिया? स्क्वायर ब्रैकेट। अब बोलो, अब रेट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, या डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है? या डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या ये बात हजम हो रही है? तुम कहोगे भैया ये क्या मतलब हुआ, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, तो बात एक ही है। नहीं, तो फिर फर्क कैसे दिखाओगे? कोई बता सकता है? साइन से। साइन से? किसने बोला है साइन से? प्राची। ठीक है प्राची, अगर मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूं तो इसका मतलब वो घट रहा है, पॉजिटिव साइन लगा रहा हूं तो वो बढ़ रहा है। क्या ये बात ठीक लग रही है तेरे को बेटा? ठीक है। ठीक है। तो अब फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन, तो ये कैसे फर्क करेगी कि ये जो रिएजेंट है ये ए है या बी है? सोच, क्या दोनों रिएजेंट बराबर है? जरूरी है क्या? नहीं। सोचो और बताओ मुझे। ऊपर दिए हुए रिएजेंट में क्या अलग है? इस रिएक्शन में इन दोनों रिएजेंट में क्या अलग है? ये मत बोल देना इनका नाम ए और बी। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्री अलग है। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री अलग है, तो उसके इनवर्स से डिवाइड कर दूंगा। माइनस का मतलब रिएक्टेंट, प्लस का मतलब प्रोडक्ट। क्या ये बात ठीक है? यस सर। माइनस का मतलब रिएक्टेंट, प्लस का मतलब प्रोडक्ट, और स्टोइशियोमेट्री से उनको डिवाइड कर दिया। ये बताएगा कि कितना कितना हिस्सा है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये प्लस माइनस क्या बताएगा? प्लस माइनस बताएगा कि ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। हाँ ना बोलो। ठीक है? Yes. अब देखो, ये तो बात हुई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की टाइम की रिस्पेक्ट में। किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम। एक चीज है रेट, हाँ एक चीज है रेट लॉ। रेट लॉ ये क्या कहता है? रेट लॉ कहता है अगर आपको रेट निकालना है
तो आप कह सकते हो वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। खत्म। रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी होंगे उसके, तो आप कह सकते हो रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप ये कह सकते हो रेट फॉरवर्ड का और रेट बैकवर्ड का दो हो सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, कौन बताएगा कि इस दी हुई रिएक्शन में फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? C और D। A, ना ना ना, ए और A बी। और B फॉरवर्ड हो गए। ए और और बी। बैकवर्ड के लिए सी और डी, बैकवर्ड के लिए सी और डी। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। ये हुआ फॉरवर्ड के लिए, ये हुआ बैकवर्ड के लिए। गलत लगे तो टोक देना। सर आपने उल्टा नहीं लिख दिया? यस सर। ये चेक कर रहा था मैं कि सो तो नहीं रहे बच्चे। ये एक तरीका है बेटा बचने का, नहीं तो बच्चों को पता चल जाता है सर ही सो रहे हैं। ठीक है, वो तो आपने बता ही दिया था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि भैया के एफ ए रेस टू द पावर ए बी रेस टू द पावर बी के बी सी रेस टू द पावर सी डी रेस टू द पावर डी। अगर मैं आपको ये कहूं कि के एफ डिवाइडेड बाय के बी इज इक्वल्स टू सी रेस टू द पावर सी डी रेस टू द पावर डी डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर ए बी रेस टू द पावर बी, तो ये बन जाएगा के सी। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है ये? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। पहले इस पूरे पेज को पढ़ लो। ठीक है, चलें आगे। यस सर। चलो भैया हाँ जी बेटा। ये जो आपने फॉरवर्ड के लिए पहले ए की पावर ए ली थी और फिर यहाँ पे जब आपने डिवाइड किया तब सी ले ली, क्यों? कहाँ लिया बेटा? ये आपने के एफ बाय के वी डिवाइड किया ना, तो वैल्यू ऊपर नीचे करी थी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की। ये नीचे जाएगा, ये दोनों इधर जाएंगे। क्या दिक्कत है? ठीक है ठीक है। ठीक है, अच्छा ये सब बना लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको ये बात समझ में आई कि के सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और इसी सर, तरीके से हाँ जी बेटा। प्रोडक्ट ऊपर नहीं आएगा? हाँ, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी दोनों तरीके एक से जैसे ही लग रहे थे। इसने पता लगा लिया। अगर इसी तरीके से मैं आपसे केपी की बात करूं तो वो प्रेशर के लिए है। केपी किसके लिए है? प्रेशर के लिए। प्रेशर किसके लिए है? सिर्फ गैस के लिए। किसके लिए बेटा? सिर्फ बोलो। अगर सॉलिड गैस के लिक्विड लिए। हुआ तो उसको इग्नोर कर देंगे ना। सॉलिड लिक्विड हुआ तो उसके लिए केपी निकलेगा ही नहीं। तो और अगर मैं आपसे ये पूछूं पीवी इक्वल टू एनआरटी, याद आया? कल भी कराया था, पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो पी इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी आएगा। तो कंसंट्रेशन यस। और प्रेशर में कोई फर्क नहीं है, पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस आर टी बच जाएगा। क्या बच जाएगा? आरटी। बोलो। तो आप कह सकते हो कि भैया आपने प्रेशर की जगह ले लिया केपी। क्या ले लिया प्रेशर की जगह बच्चों? केपी। सी की जगह ले लिया केसी। और यहाँ आर टी की पावर क्या आएगी? वो डेल्टा आएगा, हाँ, और वो डेल्टा एन क्या डेल्टा होगा? एन जी। हाँ, डेल्टा एन जी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल माइनस
नहीं नहीं नहीं, Change in number of moles प्रोडक्ट of माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसका मतलब इनके अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, हाँ, और वो जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उनमें पावर ऊपर है प्रोडक्ट की, नीचे है रिएक्टेंट की। तब जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, डिवाइड करने पे पावर माइनस हो जाती है, वही किया है, कुछ अलग तो नहीं किया। अब इसकी डेरिवेशन नो ना करा भैया। के ऐसे दिखा दिया, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, नो ठीक है। भैया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया केपी, केसी और आरटी का, इसको पकड़ के रखो, ठीक है जी। हमारे पास केपी का फॉर्मूला आ गया, केसी का फॉर्मूला आ गया। अब हम किसी रिएक्शन के लिए इस पे काम कर सकते हैं। अब जरा इस पे ध्यान दो, यहाँ पे आपकी किताब क्या कह रही है। वरुण बेटा माइक बंद कर ले, वरुण माइक और वीडियो दोनों खुली है बेटा, बंद कर लियो। देखो सबसे पहले इन्होंने बताया इक्विलिब्रियम के बारे में। अच्छा यहाँ पर एक बात लिखी है, देख रहे हो आप, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी को समझाया है। अभी मेरे से पूछ लेना, डेल्टा जी पूरा समझाऊंगा मैं आपको। क्या हमने इस रिएक्शन को समझा दिया, केसी केपी को बता दिया, फिर उसके बाद इस रिएक्शन को बता दिया, ठीक है ये बात, ठीक है। ठीक है। देखो मान लो रिएक्शन ये है आपकी, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और दे रहे 2 NH3 वो भी गैस है। तो आप केसी के भी दोनों लगा सकते हो, हाँ ना बोलो। yes sir. यस भैया। तो केसी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसको लगाने के बाद केपी में सिर्फ प्रेशर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम है। भी आ जाए। अब मेरा सवाल है, देखो अभी जो 11th वाले बच्चे उन्होंने अभी अभी कराया चैप्टर, इसलिए आता है, लेकिन सार्थक ने बहुत पहले किया था। सार्थक बेटा मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में चेंज ला दूं, कैसा चेंज, हाफ कर दूं, डबल कर दूं, तो क्या होगा, सिर्फ यही बताएगा बेटा 12th वाला बच्चा ही, बताने दो। 12th में मैं चैप्टर करके नहीं गया था। अब बेटा अब तो बता रहा हूँ ना, तभी तो पूछ रहा हूँ, अब अभी जो बताया उसके हिसाब से बता उनके कि रिएक्टर में चेंज आ जाएगा ना। नहीं क्या चेंज आएगा। अभी देख तू पहले स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो तूने उसको इन दोनों फॉर्मूलों में कहाँ लगाया है, पावर में, पावर में। तो अब जब मैं ये कहूं कि इन सबको मैंने आधा कर दिया, जरा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ, तो मैं पावर हाफ करूं या वैल्यू हाफ करूं, पावर। पावर हाफ करूंगा। तो आप कहोगे भैया आप यहाँ पे पावर हाफ कर दोगे सबकी, तो जो नया आएगा वो कितना आएगा, वो केसी क्या पुराने वाले केसी का हाफ आएगा, नहीं नहीं रूट आएगा, क्या आएगा, रूट। समझ रहे हो इस बात को, क्यों रूट आया, पावर हाफ करिए। अगर मैं तुमसे पूछूं केसी कितना है, आपने कहा भैया केसी ऊपर 10 आया था, तो केसी डैश कितना आना चाहिए, केसी डैश अंडर रूट 10 आना चाहिए, याद रखोगे इस बात को। हाँ भैया। अगर ये बात समझ में आ गई तो यहाँ पर ये बातें समझ आ जाएंगी। इस रिएक्शन को देखो, ये सीधी लिखी है, अगर मैं रिएक्शन उल्टी कर दूं तो केसी इनवर्स हो जाएगा, केसी क्या हो जाएगा, इनवर्स। ठीक बात है। ठीक है। अगर मैं किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करूं, आधा कर दूं, डबल कर दूं, तो उतना गुना हो जाए, उतना टाइम उसकी पावर हो जाएगी, ठीक है, उतने टाइम ठीक। उसकी पावर हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन मत कर देना, पावर हाफ हुई है, वो हाफ नहीं हुआ है, और अगर डिवाइड कर दो तो उतनी टाइम पावर कम हो जाएगी। अब बताओ क्या ये बात समझ में आई, आ गई भैया। इस बात पे ध्यान देना। आओ, तो यहां से हमें ये बात समझ में आई, अभी टाइम दूंगा इसको करने का, एक आध क्वेश्चन दूंगा तब देखना। तो ये केसी वाली बात सबको समझ में आई, प्राची ये बात Yes, समझ sir. में आई, So सर इनवर्स वाला बता दो। इनवर्स वाला, ये ले सर वो पता कैसे चलेगा? देख, तू बता, ऊपर रिएक्शन लिख के दिखाई दे रही है N2H2 2NH3, इस रिएक्शन को देख, और नीचे जो रिएक्शन लिख रहा हूँ उसको देख, बता क्या फर्क है।
क्या इसका केसी लिख सकता है तू? इसको मैं केसी डबल डैश कह रहा हूँ। क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए N2 ऊपर? हाँ सर ठीक है सर। बता बेटा, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो पूछ लेना, छोड़ना मत क्वेश्चन। अब देख क्या लग रहा है, जो पहली रिएक्शन थी दीपक, पहली रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन कैसी लग रही है? उल्टी लग रही है। यस सर। बस चेक कर लेना। ठीक है, हो गया सर। अब बात आती है, ये तो हुई केसी केपी ये सारी बातें। अब देखो, अब बात आती है इसकी ली चैटलियर प्रिंसिपल की। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई इक्विलिब्रियम खराब हो जाए तो उसको दोबारा अटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दो, या यूं कहो कि जिसकी वजह से खराब हुआ है उसे दोबारा वैसा ही कर दो, अंडू कर दो। क्या कर दो? अंडू। अब जरा इसको देख क्या लिखा है मैंने। रिएक्शन दिख रही है? अगर मैं यहां पर देख क्या बदल रहा हूं, क्या लिखा है? कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की बढ़ाऊं, वो कहेगा नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा दी, NH3 की बढ़ाओ भाई, आगे जाओ। नहीं भाई, हमने तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तो भी आगे जाओ। NH3 की बढ़ा दी, पीछे आओ भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चों? यस सर। तो अगर कंसंट्रेशन कहीं की बढ़ा दी तो आपको वापस आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? अच्छा, किसी ने कहा भैया नहीं कंसंट्रेशन तो घटाई थी, तो फिर पीछे आओ। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो भी पीछे आओ, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई थी तो आगे जाओ। तो जहां की कंसंट्रेशन बढ़ाई उससे उल्टी डायरेक्शन में चले जाओ। कंसंट्रेशन इंक्रीज करी रिएक्टेंट की तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, कंसंट्रेशन इंक्रीज करी दूसरे रिएक्टेंट की तो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन, कंसंट्रेशन डिक्रीज करी प्रोडक्ट की तो बैकवर्ड डायरेक्शन, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की डिक्रीज करी रिएक्टेंट की डिक्रीज करी तो वापस आना पड़ेगा, रिएक्टेंट की डिक्रीज करी तो आगे जाना पड़ेगा। क्या ये 6 की 6 रिएक्शन समझ में आई? यस सर। ये हुई कंसंट्रेशन। ये क्या चीज हुई? कंसंट्रेशन। अब बात आती है मेरे प्रेशर। लास्ट के 3 बता दो दोबारा। अच्छा, एक बात सोच, इसको मैंने कम कर दिया तो इसको वापस बढ़ाने के लिए रिएक्शन को पीछे लाना पड़ेगा ना। NH3 को कम करके इस यही तो NH3 तो टूट टूट के बनेगा। हाँ जी भैया। अब तूने कहा ना भैया हाइड्रोजन कम करा था, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो किसी को भी कम कर, रिएक्शन को पीछे आना ही पड़ेगा। ठीक बात? हाँ जी भैया। ठीक है, अब मैंने तेरे से कहा बेटा ये तो बात हुई कंसंट्रेशन की। अगर टेम्परेचर की बात करूं तो देख क्या लिखा है मैंने, टेम्परेचर। तो तू कहेगा भैया टेम्परेचर में क्या करूं? टेम्परेचर तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम रहता है। हाँ, ए को बी के साथ रिएक्ट कराओ, वो आपको देगा प्रोडक्ट बी, लेकिन इसका भी टेम्परेचर इसका भी टेम्परेचर एक ही वेसल में तो बन रहे हैं। आपने टेस्ट ट्यूब देखी है ना, उस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर ए के लिए, बी के लिए, पी के लिए, सबके लिए सेम रहेगा कि नहीं रहेगा सार्थक? भैया। तो मैंने तेरे से कहा जब तूने इसको गर्म किया तो क्या हुआ? तो तूने कहा कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या पता क्या होगा। तो मैंने कहा एक काम कर, ये देख ले कि रिएक्शन कैसी है, देख कैसी है। ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? अगर एक्सोथर्मिक है, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो मुझे पता चल गया। हाँ, मुझे पता चल गया एक्सोथर्मिक के लिए या तो डेल्टा H नेगेटिव होता है या हीट बैठी होती है प्रोडक्ट में, और अगर हीट यहाँ बैठी है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो हीट से दूर भागेगा, क्योंकि हीट का मतलब हाई टेम्परेचर जोन, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वो हीट की तरफ भागेगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब तूने कहा भैया इसका क्या मतलब हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये? एक्सोथर्मिक। हाँ, और ये तू है, रिएक्शन नहीं है, ये है सार्थक। और ये क्या है? ये हीटर है। ठीक है सार्थक? हाँ भैया। टेम्परेचर इंक्रीज मतलब गर्मियों के दिन, गर्मियों के दिन में तू क्या हीटर के पास जाएगा, दूर भागेगा? दूर भागेंगे। ठीक है, और जाड़े में उसके पास पर। बस, क्यू का मतलब हीटर।
तो तू भागेगा टेम्परेचर के हिसाब से। गर्मियां होगी तो तू दूर भाग जाएगा, सर्दियां होगी तो उसकी तरफ चला जाएगा। अब यही चीज लगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में। रिएक्शन कैसी है भैया? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब ए रिएक्ट कर रहा है बी से और उसको हीट देनी पड़ रही है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कहां जाएगा? प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रिएक्टेंट की तरफ। गलत है क्या? सही है। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ कर सकते हो टेम्परेचर में आप? नहीं। हाँ, इसका एंडोथर्मिक का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, याद रहेगा। हाँ भैया। ठीक है, अभी डेल्टा एच को समझाऊंगा मैं पूरा, ध्यान देना। अब मैंने आपसे बात करी किसकी? मैंने कहा कि यहाँ पे हमने पहले बात करी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन की जिसमें गैस थी। अब मैं इसमें ही इसी गैस वाले में ही प्रेशर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? प्रेशर की। चलो दूसरे पेज पे लेता हूँ। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट क्या है? प्रेशर। अब मेरे को बताओ, क्या सॉलिड पर प्रेशर का कोई फर्क पड़ता है? नहीं। जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, सॉलिड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिक्विड पे पड़ता है? नहीं। नहीं। गैस पे पड़ता है? हाँ। अब बता, बात ठीक है गलत है? सही है। सॉलिड लिक्विड गैस समझ में आ गया? आ गया। क्लियर है? क्लियर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे गैस की बात कर रहा हूं, गैस की, तो गैस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? समझिए जरा। प्रेशर इंक्रीज करने से चेंज आता है वॉल्यूम में। ठीक, प्रेशर इंक्रीज, यस सर। वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज तो उससे कंसंट्रेशन इंक्रीज, क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इंक्रीज तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, ठीक है। पहले यहां तक बात को समझ लो। एक बात। दूसरी बात, अब जब बोला कि प्रेशर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से सिर्फ वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है, तो सॉलिड और लिक्विड पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके वॉल्यूम चेंज नहीं होते। गैस पे फर्क पड़ेगा। आ जाओ रिएक्शन देखो। नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 हाइड्रोजन से और दे रहा है 2 NH3। यहां पर कितने मोल हैं और यहां पर कितने मोल हैं? अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन कहां जाएगी? प्रेशर डिक्रीज कर दूं तो रिएक्शन कहां जाएगी? ठीक है? ठीक है भैया। खत्म कहानी। हाँ। जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है वहां से दूर भागेगी रिएक्शन अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं। किसने कहा? ऊपर रिएक्शन बताइए ना। प्रेशर इंक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज, तो रिएक्शन उल्टी दिशा में भागेगी। जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वहां से दूर भागेगी। क्या ये बात ठीक है? ठीक है। ठीक है, अब ये तो प्रेशर की बात हो गई। अब मैंने कहा कि इस रिएक्शन में क्या होगा, देख। सर जी बेटा। सर जो आप प्रेशर ले रहे हो वो एक्सटर्नली होगा, हाँ, प्रेशर एक्सटर्नली होगा। अगर इंटरनल हो तो? इंटरनल प्रेशर मेजरेबल नहीं होता थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। हाँ हाँ, इसलिए लेते ही नहीं हम। ठीक है। अब जरा इस पे आइए बेटा। H2O लिक्विड, H2O सॉलिड। अब बता प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा? कुछ भी कुछ नहीं भी होगा। नहीं होगा। बस ठीक है। ये गैस। और अब क्या होगा? अब भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कौन बता रहा है समझदार? ये दूर भागेगा। कह रहा होगा। देखो देखो, नंबर ऑफ मोल सेम है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कहां जाएगा ध्रुव? प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड। और डिक्रीज करने पे? रिएक्टेंट। श्रेया समझी बेटा? नहीं। ऐसी थोड़ी सी ने 11 पास कर ली है। ध्रुव तो 12th का बच्चा है, बेइज्जती कराता रहता है हर जगह मेरी। दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो कहां दूर भागेगा?
ध्रुव कह रहा दूर भागेगा। कहाँ भागेगा बेटा, दूसरे पन्ने पे? ध्रुव, हमारे स्कूल में भैया इंटरनल के मार्कशीट में पास किया था। ध्रुव को देखो वो तो ठीक है, उसका नेटवर्क इशू आ गया। सर कभी चैप्टर पढ़ा ही नहीं ढंग से, पता नहीं तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल कैसे लेता है तू? अच्छा, अभी छोटी सी तो बात बताइए बेटा, अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो कहीं नहीं जाएगा। ये तुझे बोलना चाहिए था कि भैया आपने कहा था नंबर ऑफ मोल्स जहां ज्यादा होंगे वहां जाएगा, यहाँ बराबर है तो कहीं नहीं जाएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है श्रेया? यस सर। क्या ठीक है? कि तू भी भूल जाएगी 12th तक जाते जाते सारा सामान? नहीं। तो तू ये कहना चाह रही है ध्रुव नालायक बच्चा है? नहीं। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया बच्चों? सार्थक क्या समझ में आया? कि जब सेम होते ठीक है, मैं समझा, ये समझ में प्रोडक्ट आया। और रिएक्टेंट सेम होते जब कहीं भी नहीं भागता, और जब रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं और प्रेशर इंक्रीज होता है तो कम वाले की तरफ भागता है। ठीक है, तो ये प्रेशर की बात हो गई। अगर मैं बात करूं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो रिएक्शन कहां जाएगी? आप ये समझ लो कि केमिकली इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या फिजिकली पड़ता है? हाँ, फिजिकली पड़ता है। क्या पड़ता है? फिजिकली इनर्ट गैस जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हाँ, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्पेस ऑक्यूपाई करती है इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करती है। तो आप कह सकते हो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, वॉल्यूम डिक्रीज फॉर अदर गैस। ठीक, यहां पर हम बात कर रहे हैं एक रिएक्शन की। इस कमरे में रिएक्शन हो रही है। क्या रिएक्शन हो रही है? हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो सार्थक बड़ा दिल का अच्छा बच्चा है। ये सब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। सार्थक भैया दो दोस्त हैं, कॉमर्स के हैं। ठीक है, आप जो पढ़ाओगे ऐसा भी नहीं कि फ्री में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाते रहो। वो गरीब बच्चे को बैठ जाएंगे आपके पास, 4 डेस्क खाली। तो 2 बच्चे आ गए। ठीक है सार्थक? हाँ भैया। इसने का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इनर्ट है ना वो। हम क्या हमें केमिकली इफेक्ट करेंगे वो? क्या लग रहा है वो हमारी जो चीज पढ़ाई है उनको पढ़ के फ्री में चले जाएंगे? नहीं, तुम कहोगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भैया पढ़ाओ ना पढ़ाओ, ठीक है? हाँ भैया। फिर तूने कहा 2 बच्चे और। सार्थक दिल का बहुत अच्छा है और वो बढ़ते गए। अब क्या हो रहा है? क्या अब तुम पे असर नहीं पड़ रहा? अरे वो तुम्हारी कुर्सी खा गए भाई, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? जहां तुम बैठे थे तुम्हें आगे भेज दिया, फिर आ गए। तो अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारी क्लास में जगह घिर गई, तो तुम्हें रिएक्ट करने की जगह नहीं मिल रही, काम करने की। तो तुम में प्रेशर आ गया। प्रेशर क्या आ गया? अब यही सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। ठीक बात या गलत बात? सही है। सार्थक ने कहा मैं तो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन फिर भी सार्थक आज क्लास से पिट के गया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे तूने हमारी कुर्सियां तो उनको दे दी दान में। तो ये दिक्कत है। इसी तरीके से जो गैस है ना, इसको जगह कम मिलेगी, जो बची हुई गैस है। अब आपने कहा कि भैया अगर मैं बात करूं तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इनर्ट गैस के आने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन प्रेशर बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? सॉलिड पे, लिक्विड पे? बोलो। इन दोनों पे गैस, कुछ नहीं पड़ेगा। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस सॉलिड लिक्विड पे असर नहीं डालते, किस पे डालते हैं? गैस पे। गैस पे। कौन सी गैस पे? जिसके नंबर ऑफ मोल सेम हो या अलग हो? अलग हो। नंबर ऑफ मोल सेम हुए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट। हाँ ना बोलो। हाँ भैया। क्या ये बात समझ में आई आपके? आ गई। यस कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
होता क्या है, कुछ इस तरीके की इक्विलिब्रियम की रिएक्शन को हम समझने के लिए एक ग्राफ बना सकते हैं टाइम का रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ। जरा ध्यान दो श्रेया, एक बार इस ग्राफ को देख और ये देख कि कहां जाके दोनों ग्राफ मिल रहे हैं। देख रही है बेटा? हाँ। मैंने तेरे से कहा कि इसमें कैटलिस्ट डाल दे, कैटलिस्ट डालने से देख क्या हुआ। फास्ट क्या हुआ। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ? नहीं 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 नहीं। नीचे टाइम को देखो, पहले पता है कहाँ मिल रहा था इक्विलिब्रियम? हमें पहले इक्विलिब्रियम मिलने में मुझे 10 मिनट लग रहे थे, अब तो वो 5 मिनट में ही आ गया। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ या अर्ली हो गया? अर्ली हो गया। ठीक है, तो ये तब है जब तूने कैटलिस्ट ऐड करा। कैटलिस्ट ऐड करने पे ऐसा होता है। अब टोको। सर ये y एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन है ना? हाँ, वाई एक्सिस पे है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक बेटा, ऊपर वाला जो डिक्रीज कर रहा है वो है रिएक्टेंट। डिक्रीज कौन कर रहा है? और रिएक्टेंट इंक्रीज कौन कर रहा है? प्रोडक्ट। अब बोलो। सर अगर ऐसे ही ग्राफ कंसंट्रेशन के लिए बनाना हो तो कंसंट्रेशन के लिए बना सकते हो, और जरूरी नहीं है ऐसा ही ग्राफ हो। ले, ग्राफ ये भी हो सकता है। अब कोई बच्चा कहेगा इसका मतलब जहां मिलते हैं वहां होता है इक्विलिब्रियम। नहीं 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 नहीं, जहां कांस्टेंट हो जाता है वेरिएशन। देख ले, वो मेरे हाथ में यहाँ रुक रहा है। ये देख, इसके बाद इसका डिक्रीज होना और उसका इंक्रीज होना बंद नहीं हो गया, इक्विलिब्रियम आ यस गया। सर। समझे? यस सर। समझ गए। सर। ठीक है, अब इन 2 पेजेस पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, एक चीज और रह गई, क्यूसी। क्यूसी, भैया हाँ जी बेटा। भैया इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है क्या? हाँ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है क्या? हाँ हाँ, हो सकता है। कैसे होगा? कौन पूछ रहा है? सृष्टि। मतलब किस फॉर्म में पूछ रही बेटा? कैसे शिफ्ट? अभी बताया था, एक बच्चे ने पूछा था टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दे, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है, क्या ये इक्विलिब्रियम है? ये देखिए, ये क्या इक्विलिब्रियम है? केसी इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है, ये शिफ्ट नहीं हो सकता किसी रिएक्शन के लिए। ये सेम रहेगा हर रिएक्शन में? एक रिएक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसको चेंज करना है। इसको मतलब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तेरे को रिलेट कर सकते हैं इसको भी टेम्परेचर के साथ, और कुछ नहीं। ठीक है, वो जो केपी वाला रिलेशन है। आगे चलते हैं। अब बारी आती है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये चीज क्या है? ये तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है बेटा? तो यस भैया। इसको मैंने कहा अगर ये इक्विलिब्रियम पे हुआ तो केसी, नहीं हुआ तो क्यूसी। क्यूसी क्या है? क्यूशेंट कांस्टेंट। क्या है? क्वोशिएंट कांस्टेंट। ये क्या चीज है और ये कब लगती है? ये तब लगती है जब मुझे पता ना हो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। ठीक? यस भैया। अब जरा इधर ध्यान दो, ये है आपका केसी। इक्विलिब्रियम, और ये है आपका क्यूसी। ये कलर दिख भी रहा है बेटा? नहीं दिख रहा? यस। एक तो ये, एक ये, एक ये, तीनों को देखो और ये देखो कि यहां पर क्या हो रहा है।
यहाँ पर कुछ नहीं, और Polar. यहाँ क्या हो रहा है? इसमें रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? Forward. फॉरवर्ड ये इक्विलिब्रियम पर है। कहाँ है ये? At इक्विलिब्रियम equilibrium. और ये इसको वापस आना पड़ेगा। Backward. अब बोलो, ठीक है? ठीक है, Yes, क्या ये sir. बात समझ में आई? आ गई। निखिल, तेज तो नहीं लग रहा? नहीं भैया, तेरे चक्कर में स्लो पढ़ा रहा हूँ। नहीं भैया, तूने कहा था वैसे ही पढ़ा रहे हो, ऐसे ही पढ़ाओ, समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है सर। इधर ध्यान दो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे इसकी, तो ये बातें तो हमारे समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई। इसको और देख लो आप एक बारी। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, ये सारी चीजें पढ़ लो एक बारी। अब क्यूसी के बाद बारी आती है, हम बात करें कि क्या है आयनिक इक्विलिब्रियम। ध्यान दो, बात कर रहा हूं मैं आपसे आयनिक इक्विलिब्रियम की। ये एक सॉल्ट है ए बी, ठीक है? मैं इसको डिसोसिएट कर रहा हूं ए प्लस बी माइनस में। आपने कहा भैया पानी में डिसोसिएट कर दो, चलो भाई पानी में कर देते हैं। तो यहां ये मत सोचना पानी कहां गया, पानी इनकी स्टेट को एक्वस करने का काम आ गया। ठीक बात? Yes, भैया. अब ये है 1 0 0, इसमें से कुछ गया, वो ये बन गया। क्या है ये अल्फा? Degree of dissociation. क्या है? Degree of dissociation. शाबाश। अच्छा, अब एक चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, जो बताएगा उससे वार्तालाप करते हैं। देखो, क्या है डिसोसिएशन और क्या है आयनाइजेशन? क्या ये एक ही बात है या दो अलग बातें? अलग है सर। अलग अलग है. क्या है बताओ? आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन बनता है। अच्छा, और डिसोसिएशन में एक कंपाउंड को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आयनायन और कैटायन। क्या सभी बच्चे इस बात से वाकिफ है? प्राची ठीक कह रहे? सर आयनिक कंपाउंड जब टूटते हैं तो उसको डिसोसिएशन कहते हैं, और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जब टूटते हैं तो उसे आयोनाइजेशन कहते हैं. ये कौन बोल सर रहा है? जब डिसोसिएशन होगा जब और उनमें चार्ज आगे अलग अलग होगा तो आयनाइजेशन तो बोलेंगे उनको। ये अभी इससे पहले वाली डेफिनेशन किसने दी थी? सृष्टि ने। हाँ जी सर. जब आयनिक कंपाउंड टूटते तो उसे क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन. गधा। आयनाइजेशन लिखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड टूटते हैं तो उसे आयनाइजेशन बोलते हैं। तेरी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये आयनिक कंपाउंड है, इसे तोड़ूंगा तो जो पहले से आयन बने हुए हैं, जो प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, उनको तोड़ना बड़ा आसान होता है। ये क्या है? प्रीडोमिनेंटली आयनिक। स्टार मार लो इस पे, अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें बोला था ना, एक आज बात हुई थी, क्या नाम है इसका, भूमि, बात हुई थी ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालो। ये वो क्वेश्चन है। ओके सर। आपसे कभी कोई पूछे मुश्किल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, किसी से सॉल्व नहीं हो रहा था, उसमें 3 की गुणा 4 बार कर रखी थी। अरे ये नहीं है, बेसिक क्वेश्चन जो जनरली ना हम छोड़ देते हैं। तो उस दिन इन चीजों की बात करेंगे जब तुम्हारा जीडी रखेंगे। तो जो पहले से आयनिक है उसको आयनाइज करा जाएगा ना। हाँ, और जो आयनिक नहीं है वो तो पहले से आयनिक नहीं है, कोवेलेंट है। इसको तोड़ना मुश्किल है, तो उसको मैं क्या करूंगा? डिसोसिएट करूंगा। क्या करूंगा? बोलो। अब मेरा सवाल ये है आपसे, आयनाइज करना आसान है या डिसोसिएट? अब तो सोच सकते हो, सोच के बताओ। ऐसा नहीं है कि पहले करा रखा है फिर कोई कहते भैया आयनाइजेशन वाली में एनर्जी Disorganization. ज्यादा चाहिए होगी।
भाई सार्थक कह रहा है आयनाइजेशन करना मुश्किल है। कोई और बच्चा? आयनाइजेशन आसान। कौन बोला ये? अनजोत। बताओ। और अनजोत को सब बच्चे बेवकूफ समझते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अनजोत तू भी समझती है बेवकूफ? नो सर। तो ये सही जवाब है। ये कह रही कि भैया आयनाइज करना आसान है, पहले से ही जो आयनिक है उसको आयनाइज करना मुश्किल थोड़ी है। नहीं समझ आया? आ गया। आ गया। आजकल इलेक्शन चल रहे हैं। यस भैया। ठीक है। अब आयनाइज करने का मतलब जो पहले से ही आयनाइज्ड है। अब पता चला, ऐसे ही पता चला भाई, बीजेपी में कोई एक बंदा है, उसको सपा वाले कह रहे हम तोड़ लेंगे। और उन्होंने इसको फोन करा, भैया आप हमारी पार्टी में, उसने बोला भी नहीं था आ जाओगे, या आ गया। क्यों? वो पहले से आयनाइज था। क्यों? इसको यहाँ से टिकट ही नहीं मिल रही। ऐसा होता है? वो पहले ही टूटा पड़ा है, वो पहले ही आयनाइज पड़ा है। उसको कितनी देर लगेगी उसे तोड़ने में? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब वो खुद परेशान है सपा वाले, इसको हम टिकट दे कि नहीं दे? ठीक है, हाँ। समझो। तो ये हुआ आपका आयनिक। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं डिसोसिएशन किस में होगा। तो आप कहोगे डिसोसिएशन वाला टूटना नहीं चाहता होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम बनाएगा। जो कमजोर होते हैं वो इक्विलिब्रियम बनाते हैं, जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं वो इक्विलिब्रियम नहीं बनाते। अब इस फॉर्मूले को देखो, ए बी रिएक्ट विद पानी गिव्स यू ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस। और ये है इनिशियल, ये क्या है? इनिशियली ऐसा हुआ था ऐसा। और यस ये है एट टाइम टी। टी टाइम पे 1 माइनस अल्फा में बना। ठीक बात है गलत बात है? ठीक सही है। बात। पक्का? यस सर। अब ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये क्या होगा? टी टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होगी? C1 माइनस अल्फा सी अल्फा। हाँ ना बोलो। यस सर। तो Kc क्या बनेगा? Cl C से C काट दो। कम अल्फा की वैल्यू के लिए 1 माइनस अल्फा को 1 मान लो, और ये C अल्फा स्क्वायर बनेगा। हाँ ना बोलो। तो अल्फा आ यस जाएगा Kc/C। अल्फा क्या आ जाएगा? Kc by C। एसी बाई और सी। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर अंडर सर रूट भी आएगा। अंडर रूट भी आएगा। ही आएगा क्या बेटा, कहाँ अंडर रूट आएगा? जहाँ पे आपने अभी लगाया है। पहले से ही यहाँ पे झूठ बोलते हो। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अंडर रूट ऑफ Kc/C। C है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दे रखे हो अलग अलग, तो भी आप उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। और मोलैरिटी की फॉर्म में, यूनिट देख लेना, मोलैरिटी की फॉर्म में दे रखा हो तो भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। ये एक तरीका है। फिर आपसे कहा कि भैया कौन डिसोसिएट होगा। टर्म देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कौन डिसोसिएट होगा? बोलो। इलेक्ट्रोलाइट। पी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। वीक, ये दो होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, इसमें आएंगे आपके वीक एसिड, वीक बेस। अब वीक एसिड ले लो आप, एसिटिक एसिड। वीक बेस क्या लेना चाहोगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाए। अच्छा, which dissociate completely. Strong acid, strong base. ठीक।
बोलो। यस भैया। Yes, sir. क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ में आए? क्या इलेक्ट्रोलाइट समझ में आए? यस भैया। ठीक है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको मैंने तोड़ा, पूरा का पूरा टूट गया 100%। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो पार्शियल। तो इसमें से कुछ हिस्सा टूटता। तो इसी को तो हम लिख रहे हैं, ये इसको यूं ना लिखकर अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, क्या दिक्कत है? फिर किसी ने कहा भैया ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। हमें ना क्वेश्चन में ए बी की कंसंट्रेशन दी हुई है पहले से 0.5 मोल, तो उसमें से कुछ गया, लेकिन ये तो पहले से ही मोल में है, मोल में। यस बोलो। भैया। तो मैं यहां पर अब सी वाला स्टेप नहीं लिखूंगा। सी वाला स्टेप क्यों? क्योंकि पहले से ही मोल में, तो ये आएगा ही नहीं। तो केसी क्या बनेगा? कंसंट्रेशन दोनों की xm बाय 0.5 माइनस xm। एग्जाम्पल नंबर 4 इसका यहां से सॉल्व हो जाएगा। अब तक जितनी बातें करी है उससे 7 एग्जाम्पल आपके सॉल्व हो जाएंगे एनसीईआरटी के, ठीक है? हाँ 9। अब मैं थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स की, क्योंकि 10वां एग्जाम्पल इसी पे है। टर्म देखना क्या है और किस किस बात पे आती है थर्मोडायनेमिक्स की चीजें। देखो, सबसे पहले आती है इंटरनल एनर्जी। क्या ये बात जानते हो आप? क्या है इंटरनल एनर्जी? डेल्टा यू। डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा यू। डेल्टा वर्क डन प्लस क्यू। तो डेल्टा यू क्या बन गया? क्यू प्लस पी डेल्टा वी। हाँ ना बोलो, ठीक है? यस सर। डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है? और डेल्टा एच दो है, एंडो और एक्सो। एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव। फिर एक चीज आई एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। कोई चीज कितनी रैंडम है, ठीक बात? इसको दिखाया हमने एस से। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो लेस रैंडम, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो मोर रैंडम। हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. अब डेल्टा जी आई गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला पड़ा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सॉल्व करो और पता लगाओ कि डेल्टा जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव है तो ठीक बात? यस सर। पक्का? ठीक है यस सर। बेटा। दो आदित्य हैं, कौन कौन से नाम बोलना एक बारी? सर मैं दो जेएस वाला। ठीक है, और दूसरा आदित्य कौन है? पर्पल कलर वाला आदित्य जेएस वाला। है? दोनों जेएस चीज। एजुकेशन। अच्छा, एक तो बोल रहा दूसरा बोल ही नहीं रहा।
सर मैं अभी JSLI हूँ। यस देखो भैया। अब इसको फिर से देखो एक बारी, ये डेल्टा जी जो है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो, और अगर ये जीरो हुआ तो। नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो का मतलब एट इक्विलिब्रियम। जीरो का मतलब बोलो, एट इक्विलिब्रियम। लगाना जरा हिसाब किताब। किसी का डेल्टा जी जीरो है, किसी का डेल्टा जी जीरो है, तो इसका क्या मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम पे है। अच्छा, इक्विलिब्रियम के लिए एक और इक्वेशन है डेल्टा जी की, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस एन आर टी लॉग क्यू सी। और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होता है? जीरो। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? माइनस एन आर टी लॉग के सी। ठीक है, इसको लॉग नेचुरल लो। ठीक है, सर डेल्टा एस जीरो हुआ तो डेल्टा एस एस, एस का यहाँ पर कहाँ काम है बेटा? डेल्टा एस जीरो का रैंडमनेस जीरो हो जाएगी उससे। ओके माइनस कौन पूछ रहा है? अंजलि समझी बेटा अंजलि? डेल्टा यस जी जीरो, हाँ डेल्टा जी जीरो हुआ तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बन जाएगी। ये आपका 10वां एग्जांपल है, जरा देखो इसको। ठीक है, अब हमने किस किस चीज की बात करी बेटा इस पेज पे? हमने बात करी डेल्टा एच की, डेल्टा एस की और डेल्टा जी की। डेल्टा जी जीरो है तो इसका क्या मतलब है? प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है। ये चैप्टर चल रहा है ना हमारा। हाँ जी सर। अब जैसे मान लो अंजलि ने पूछ लिया भैया डेल्टा एस भी जीरो कर दो, अब बताओ क्या करोगे? मैं आपसे कहता हूं अगर डेल्टा एच भी जीरो हो तो इसका क्या मतलब है? डेल्टा एच जीरो का मतलब कोई बता सकता है? ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है? कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम पे हुआ फिर। नहीं नहीं नहीं, ना हीट जा रही है ना हीट आ रही है। प्रथम सोच के बोल। रिएक्शन ही नहीं हो रही। सर एडियाबैटिक है ये बोला कोई बच्चा, क्या है ये? एडियाबैटिक है ये। क्यों? ना हीट जा रही है ना हीट आ रही है। आई बात समझ में? बोलो। यस भैया। ठीक है, यस अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर एंट्रोपी जीरो हो, डिग्री ऑफ रैंडमनेस जीरो हो, कोई चीज रैंडम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। सर उसकी रैंडमनेस खत्म हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? क्या लिखा है? नो चेंज इन स्टेट ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस या रिएक्शन। इस चैप्टर में हम रिएक्शन कम प्रोसेस ज्यादा बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। उस प्रोसेस में स्टेट में चेंज नहीं आ रहा, इसलिए एंट्रोपी जीरो। सर अगर गैस था तो गैस रहेगी। हाँ, ये बोल सकते हो आप। किसी प्रोसेस में हीट में चेंज नहीं आ रहा तो डेल्टा एच जीरो है। किसी प्रोसेस में रिएक्शन डायनेमिक है लेकिन कुछ निकल नहीं रहा, रिएक्टेड प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेड बन जाता है, तो वो गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई थर्मोडायनेमिक्स की? यस पक्का? तो यहां से डेल्टा जी का भी फॉर्मूला निकाल के मैं यहां रख देता हूं, ये वाला जो इस चैप्टर में काम आना है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स पूरा ही पढ़ाना है, इसको देख लो आप। ठीक या गलत? डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 nRT log Kc। आगे चलो, बोलो। यस सर अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी? एसिड बेस सॉल्ट की। एक बार जरा इस पे ध्यान दो।
बात कर रहे हैं हम एसिड की, बेस की, सॉल्ट की। तो कुछ कंसेप्ट आते हैं जैसे अर्हेनियस कंसेप्ट। स्पेलिंग देख लेना बेटा है। श्रेया बताइए क्या गलत है स्पेलिंग में? ई एक्स्ट्रा है, ई, ए डबल और आर, के बाद वाला। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं एसिड की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा जो एच आयन लूज करे, जो एच आयन साइंस लूज करे। बेस का मतलब जो ओ एच आयन लूज करे। और ये क्या थी तुम्हारे अर्हेनियस कंसेप्ट। दूसरा आया ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। इसमें शायद डब्ल्यू एक्स्ट्रा चेक करिए बेटा। सर BRONS हाँ BRONS, ठीक है। WRY। ये लो, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि भैया आप एक बात समझ लो, एसिड वो जो प्रोटॉन डोनेट करे, बेस वो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, ठीक है। सर प्रोटॉन एक्सेप्ट प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं नहीं बताते हैं सब। यहाँ पे प्रोटॉन का मतलब है H+। क्या है प्रोटॉन का मतलब? H+ छोड़ने वाला एसिड और H+ लेने वाला बेस। अब जरा इसको देख बेटा, क्या है ये? H2O। अगर इसने H+ लिया, क्या करा इसने? H+ लिया, तो ये बेस है। कौन बेस है? H2O बेस है। और अगर इसने H+ दिया तो एसिड। कौन है एसिड? H2O। तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ H2O एसिड है कि बेस है? हम तो फंस गए। न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। एम्फोटेरिक, ये अच्छा वर्ड बोला है, एम्फोटेरिक है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये OH कौन है? ये जब H लूज कर रहा था तब ये बेस था। बेस के साथ वाला होता है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। ये जब OH लूज कर रहा था तो ये एसिड था, और एसिड के साथ वाला कौन होता है? कॉन्जुगेट बेस। याद रहेगा? यस सर। और बेस के साथ वाला कौन है? कॉन्जुगेट एसिड। ये बात समझ में आई? हाँ जी। थोड़ी सी बात हजम नहीं होती। बच्चे पता है क्या सोचते हैं? भैया आपने बताया था एच आयन गेन करने वाला एसिड कैसे हो गया? अरे एच आयन गेन करने वाला एसिड नहीं है, एच आयन गेन कर कर बनाएगी। इस वक्त पीछे क्या है वो? जब इसने एच आयन गेन किया तब ये पीछे बेस था, और जब इसने एच आयन लूज किया तब ये पीछे एसिड था। ये तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस है। बात समझे? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जरा इसको देखो, ये क्या है? HSO4-। अगर इसने एक एच आयन गेन कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? और अगर इसने एक एच आयन लूज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? सृष्टि बेटा तेरी आवाज साफ नहीं आ रही है, माइक बंद रख, वो पूरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। क्योंकि तेरी या तो तेरा माइक हिला हुआ है या कुछ ईयरफोन वगैरह कुछ हिला हुआ है। तो ये है आपका एच आयन गेन करने वाला कॉन्जुगेट एसिड, और लूज करने वाला कॉन्जुगेट बेस। याद रहेगा? उल्टा यस लगता है सर। ये, लेकिन जरूरी नहीं हर कोई एच आयन गेन कर सकता। HCl नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है? सिर्फ लूज कर सकता है। तो HCl एक एसिड है, तो उसका क्या होता है? सिर्फ कॉन्जुगेट बेस। NaOH एक बेस है, तो उसका क्या होता है? एसिड। सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड। याद रहेगा?
ठीक है, बोलो। यस सर। पहले यहां तक बात को समझ लो। अब कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पता चल गया। अब आता है लुईस कंसेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि लुईस एसिड एक चीज होती है और लुईस बेस एक चीज होती है। लुईस एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, लुईस बेस वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। लुईस एसिड जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिनके पास क्या है, और यहां पर जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। यस भैया। ठीक है, अब लुईस एसिड कौन है? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कौन है बेटा? इलेक्ट्रिशियन। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। एफिशिएंट। ठीक है, यस भैया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? ग्रुप 13 के कंपाउंड ज्यादातर। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कौन है? ग्रुप 15, 16, 17 के कंपाउंड ज्यादातर। अब बोलो, ये बात समझ में आई? आ गई भैया। इनऑर्गेनिक के हिसाब से, इनऑर्गेनिक के हिसाब से आप कैसे पता करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ का? पहला आया He बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके लिए मुझे चाहिए He की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड के तोड़ने की क्षमता, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो मैंने आपसे पूछा कौन आसानी से बॉन्ड तोड़ देगा? HF, दोनों छोटे छोटे हैं। HCl, ये थोड़ा बड़ा है। HBr और बड़ा, HI और बड़ा। जितना साइज बढ़ाता होगे उतना आसान हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हैलाइड्स के लिए नीचे जाते वक्त डिक्रीज करती है। ठीक है, तो HI को तोड़ना आसान है। ठीक है ना? बोलो। यस भैया। तो नीचे जाते वक्त बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यस भैया। गलत है? नो भैया। तो एक बात हुई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की He बॉन्ड की स्ट्रेंथ से, दूसरी बात हुई पोलैरिटी से। पोलैरिटी का मतलब अब ग्रुप पे देखते हैं। ग्रुप हो सकता है 13th, 14th, 15th, 16th, 17th। तो 14th में अगर मैं पोलैरिटी देखूं तो 14 से लेकर 17 तक पोलैरिटी इंक्रीज कर रही है। CH4 की पोलैरिटी सबसे कम, NH3 की ज्यादा, H2O की और ज्यादा, HF की सबसे ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसकी पोलैरिटी इंक्रीज करेगी। HF की। पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ जाते हुए बढ़ेगी। तो इन दो पॉइंट को समझ लो, एक पोलैरिटी, पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरा
He bond, dissociation enthalpy inversely proportional to acidic strength. पहले इन दोनों बातों को समझो। दूसरी बात, अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या भैया आपने बताना चालू कर दिया, आपने ऑर्गेनिक में तो ये नहीं बताया था, ऑर्गेनिक में तो प्लस आई इफेक्ट काम करता है। हाँ, ये इनऑर्गेनिक की बात चल रही, याद रहेगा। प्राची मिक्स तो नहीं कर देगी, ये नहीं है अमाइन ग्रुप, अमाइन चैप्टर की बात, ये किसकी कर रहे हैं हम, इनऑर्गेनिक की, ठीक है। यस भैया। ठीक है, तो इन बात पे ध्यान दो। अब बात आती है, ये एसिड प्रोटिक एसिड कहलाते हैं, प्रोटिक एसिड, जैसे H2SO4। इनके पास डोनेट करने के लिए तो नहीं है, लेकिन वैसे OH होता है, दो OH है, तो लगता है कि ये तो बेस, नहीं नहीं, ये तोड़ेंगे अपना H, ठीक है। सर जब स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तभी तोड़ेंगे OH। नहीं नहीं नहीं, वैसे ही तोड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो OH तोड़ देंगे, तो बेस बन जाएंगे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में। समझ गया तू कौन सी वाली बात कर रहा है, वॉल्यूम के प्रेजेंस में जब भी अपना OH छोड़ता है ना। नहीं, यस सर। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जैसे HNO3 है, HNO3 नाइट्रोजन रखता है, हाँ जी रखता है, एक O रखता है, एक OH रखता है, और एक और O रखता है। ये अपना H छोड़ेगा, H लूज करके एसिड बनेगा, लेकिन है तो इस पे OH, तो वो कह रहा है क्या वो OH है, तो ये छोड़ H रहा है, तो ये कैसा एसिड है, ये प्रोटिक एसिड है। कैसा, मोनोप्रोटिक, क्योंकि एक छोड़ रहा है। ये कैसा है, ये दो छोड़ रहा है, कैसा है ये, डायप्रोटिक। ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब जरा इसको देखियो, कितने H छोड़ रहा है, ट्राइप्रोटिक। ये अब खुद कोई बच्चा कह सकता भैया ये वाले H छोड़े इसने ये वाला H नहीं छोड़ा। हाँ, ये वाला H नहीं छोड़ा, जो मेटल से सीधा जुड़ा हुआ है उस H को नहीं छोड़ता, ठीक। यस भैया। क्या ये बात समझे। सर मतलब देखने में OH छोड़ने का लगेगा, बट छोड़ता है H सिर्फ। हाँ, दिखेगा कि वो OH छोड़ेगा। अब बच्चे कहते भैया H3PO3 को फिर हम ऐसे लिखा करें, हाँ ये ज्यादा अच्छा है, दिखाई देते हैं इसमें कितने OH है। H2SO4 को आप ऐसे लिख लो, ठीक है। तो प्रोटिक एसिड इसे कहते हैं, याद रहेगा प्रोटिक एसिड। क्या यहां तक बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, कुछ प्रोटिक एसिड आप खुद लिख के दोगे मेरे को, मैंने यहाँ जगह छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल नंबर 15 तक के सारे क्वेश्चन हो गए। मैं एक बार फिर भी एनसीईआरटी खोलता हूँ।